वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मनी सप्लाई इन इंडिया है, यानी भारत में मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक उपागम। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स में पहला वाला जो चैप्टर लेते हैं जिसमें डिमांड फॉर मनी था। अगर आप देखें तो डिमांड फॉर मनी में ये बताया गया था, मैं सिंपल डायरेक्ट कीन्स का इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि कोई भी उपभोक्ता या पर्सन किसी भी मुद्रा की मांग तब करता है जब उसको तीन तरह के उद्देश्यों के लिए की जाती है। वो पहला है ट्रांजैक्शन डिमांड, स्पेक्युलेटिव और प्रिकॉशनरी, यानी लेन देन के लिए, सट्टे के लिए, और प्रिकॉशनरी डिमांड यानी सतर्कता के लिए। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन डिमांड और ये थोड़ी ब्याज बेलोच होती है, और मतलब प्रिकॉशनरी जो डिमांड है वो ब्याज बेलोच होती है। इसका किसी भी प्रकार से ब्याज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि स्पेक्युलेटिव डिमांड पर इंटरेस्ट यानी ब्याज का असर पड़ता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर मनी सप्लाई की बात की जाए तो मनी सप्लाई का जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस प्रकार है: द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी इज़ द मनी सप्लाई, यानी मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय किसी विशिष्ट समय पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है। इसमें कई तरह के अर्थशास्त्री जैसे मिल हैं, रिकार्डो है, इन्होंने अपने अपने हिसाब से मुद्रा को मापन किया है। जैसे रिकार्डो कहते हैं कि मुद्रा और की पूर्ति उसकी चलन गति के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात मुद्रा m इज इक्वल्स टू mv, यानी वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ मनी। जहाँ इरविंग फिशर भी कहते हैं कि इसमें उन्होंने साख मुद्रा को भी ऐड कर दिया था, और वो कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा तथा साख मुद्रा की चलन गति, ये यहाँ जो आपको ये जो कॉलम दिया हुआ है ये आप देखिए, ये मनी सर्कुलेशन हो गया और ये मुद्रा साख की चलन गति हो गई। इस प्रकार कई अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति का मापन किया है कि एक पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर समय में एक देश की अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा का मापन किया जाए कि कितनी मुद्रा संचालित है, तो उसके लिए उन्होंने अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं। रिकार्डो कहते हैं m इज इक्वल्स टू एम वी, फिशर कहते हैं ms इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। यहाँ फिर हम बात करते हैं प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन पहले वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मुद्रा की पूर्ति के बारे में व्यापक अपनी डेफिनेशंस को दिया है, यानी ब्रॉड डेफिनेशन को दिया है। वो कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ वह डॉलर है, डॉलर में इन्होंने इंगित किया था कि वह डॉलर है जिन्हें लोग अपनी जेबों में लिए घूमते हैं या उनके बैंक खातों में जमा है। इसी के आधार पर, या उनके पास टाइम डिपॉजिट सावधि के आधार पर जमा हो, तो इसके आधार पर उनकी हमने कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने मुद्रा पूर्ति के कुछ कंसेप्ट बनाए हैं। जैसे पहला है M2, मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए। तो M2 इज इक्वल्स टू करेंसी विथ पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट प्लस बैंक टाइम डिपॉजिट। ये मिल्टन फ्रीडमैन की जो डेफिनेशन है उससे दी गई है कि मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे कि मुद्रा की पूर्ति वह है जो लोग जेबों में लेकर घूमते हैं, जो उनके पास बैंकों में डिपॉजिट होती है और बैंकों की मांग जमा और उनके पास सावधि जमा। अगर इनको सबको जोड़ कर लिया जाए तो एक देश में मुद्रा की पूर्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत के संदर्भ में भी हम मुद्रा पूर्ति के अलग अलग अनुमान लगा सकते हैं। भारत के संबंध में मुद्रा पूर्ति के कुछ अनुमान में पहला है इसके 4 ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, कि भारत में जो पुरानी अर्थ धाराएं जो विचलित थी कि मनी सप्लाई कैसे, यानी मुद्रा पूर्ति को कैसे मापा जाए, उसके लिए इन्होंने 4 घटक दिए थे: M1, M2, M3 और M4। M1 में वो अपने पास रखते हैं करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, डिमांड डिपॉजिट जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। तो वो कहते हैं कि M1 के अंदर जनता के पास करेंसी यानी नोट और सिक्के हो सकते हैं,
बैंकों के पास मांग जमाएं हो सकती है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं हैं वो, अगर इन सब का टोटल कर लिया जाए तो वो M1 हो जाता है। फिर उन्होंने मुद्रा की पूर्ति को और थोड़ा सा बढ़ाकर, हम ओल्ड कंसेप्ट में बात करते हैं M2 की, तो M2 इससे थोड़ा सा ब्रॉड है। M2 का मतलब होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि M1 में अगर पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक जमाओं को जोड़ दिया जाए तो M2 आता है। इसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट है वो M3 है, जिसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स है, कि बैंकों के पास जो सावधि जमाएं हैं, और M1 यानी जो करेंसी विद पब्लिक डिमांड, RBI के पास डिपॉजिट और IMF वर्ल्ड बैंक के पास जो डिपॉजिट है उनको जोड़ दिया जाए तो भारत की M3 मुद्रा पूर्ति निकल जाएगी। इसके पश्चात M4 जो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन इसका ना मुद्रा पूर्ति में कोई विशेष उपयोग नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं M3 को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन ओल्ड कंसेप्ट में M4 निकालने का था। M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसके बाद भारत की कुछ नई अवधारणाएं भी हैं, जिसमें हम 4 न्यू कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया पढ़ते हैं। जहाँ वहाँ M1 था, यहाँ पर इसको स्टार्ट करके M0, M1, M2 और M3 के कंसेप्ट तक लाया गया है। तो इसमें से ये एक मॉनेटरी एग्रीगेट्स है। इसके बाद एक और होता है जिसे हम लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कहते हैं। आज हम सिर्फ मॉनेटरी एग्रीगेट्स पे पढ़ेंगे। इसमें M0 का मतलब होता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी जो चलन में करेंसी है और रिजर्व बैंक के पास जो बैंकर्स की जमाएं हैं वो, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो M0 आएगा। फिर उसके बाद दूसरा नया कंसेप्ट जो बनाया वो M1 बनाया है। M1 में करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ दी बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद दी RBI, यानी जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास जमाएं, इनको जोड़ लिया जाए तो M1 बन जाएगा। इसके बाद पश्चात है M2 की गणना में संशोधन किया गया था, और इसमें जो टाइम डिपॉजिट था उस कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग कर दिया गया, और वो कहते हैं कि M1 प्लस टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक प्लस टर्म डिपॉजिट। इसमें एक्सक्लूडिंग FCNR डिपॉजिट है विद कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी अप टू इंक्लूडिंग 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम, यानी हम M2 में M1 में जो समस्त जो मदें थी वो जोड़ देते हैं, और बैंकों के में बचत जमाओं का समय दायित्व का जो भाग है वो जोड़ देते हैं, और बैंकों द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र हैं जिसे हम CDs कहते हैं उनको टोटल कर दिया जाए, और एक साल में परिपक्व होने वाली मियादी जमाएं यानी टाइम डिपॉजिट 1 साल में, जिसमें FNCR बैंक जमाओं को घटा दिया जाता है, तो M2 आ जाएगा। इसके पश्चात इसका जो लास्ट जो ब्रॉड है वो दिया है M3। M3 होता है M2 प्लस टर्म डिपॉजिट। अब इसमें भी वही है, M2 प्लस टर्म डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग FCNR डिपॉजिट विद द कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ ओवर 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस कॉल बोरोविंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम। यहाँ थोड़ा सा अलग कर दिया कि M2 प्लस बैंकों के पास 1 वर्ष से अधिक, पुराने वाले में अगर आप देखेंगे तो 1 साल में परिपक्व होने वाली अवधि के लिए लिखा, लेकिन यहाँ पर 1 साल से अधिक FNCR को छोड़ दिया जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी को, मियादी जमाओं को छोड़ दिया जाता है, प्लस बैंकिंग व्यवस्था की मांग उधार। ये हमारा आज का न्यू कंसेप्ट का मनी सप्लाई के टॉपिक्स हैं, जिसमें मैंने ओल्ड और न्यू कंसेप्ट को पढ़ा है। आगे थोड़ा सा इसको और ब्रॉड किया जाएगा, और प्लीज़ क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप क्लास में आइए।